हाय गाइस, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हम कर रहे थे द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड पिछली वीडियो में हमने इसके कॉजेज़ को स्टडी किया। इस वीडियो में हम इसका कोर्स स्टडी करेंगे। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट में हम 4 सब टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट, कि किस तरह रिवोल्ट स्टार्ट हुई, क्रांतिकारियों का पहला स्टेप क्या था और किस तरह उन्होंने अपने विद्रोह को एक पॉलिटिकल शेप देने की कोशिश की। देन हम वेरियस सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट पढ़ेंगे कि किस तरह मेरठ से स्टार्ट होकर रिवोल्ट नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के वेरियस सेंटर्स तक फैली। थर्डली हम इसके सप्रेशन को स्टडी करेंगे कि किस तरह ब्रिटिश दो शॉक्ड एंड टेकन अबैक अपने रिसोर्सेस को जोड़ते हैं और पूरी ताकत के साथ रिवोल्ट के डिफरेंट सेंटर्स में अपना कंट्रोल री इस्टेब्लिश करते हैं। कोर्स का लास्ट टॉपिक रहेगा रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि आखिर क्यों ये रिवोल्ट सक्सेसफुल ना हो पाया। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट। हमें पता है कि काफ़ी सारे रीजंस एग्जिस्ट करते थे जिनकी वजह से इंडियन पॉपुलेशन इन जनरल एंड कंपनी स्पॉयज इन पर्टिकुलर वर एंटागनिस्टिक अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एंड इन रीजंस में स्पार्क का काम किया द न्यू एनफील्ड राइफल एंड इट्स ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस ने। तो इसके रिस्पॉन्स में डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में काफ़ी आइसोलेटेड रिबेल इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि मार्च 1857 में उड़ीसा के बेरहामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री के स्पॉयस एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से इनकार कर देते हैं। इन रिस्पॉन्स ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी रेजिमेंट को ही डिसबैंड कर देती है। फिर मंगल पांडे वाला इंसिडेंट तो आप सबको पता ही है कि ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ना सिर्फ इनफील्ड राइफल यूज़ करने से मना करते हैं बल्कि गुस्से में अपनी रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर के ऊपर ही फायर कर देते हैं। उनकी रेजिमेंट को भी कंपनी डिसबैंड कर देती है। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 1857। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 की रियल बिगिनिंग को हम ट्रेस करते हैं फ्रॉम द इंसिडेंट इन मेरठ। यहाँ भी कुछ स्पॉयस ने एनफील्ड राइफल यूज़ करने से मना किया होता है। वाइल कंपनी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ डिसबैंडिंग द रेजिमेंट जस्ट लाइक द अदर रेजिमेंट्स, उन्होंने रिबेल स्पॉयस को लॉकअप में रखा था। तो 10 मई 1857 को कुछ और स्पॉयस अपने यूरोपियन ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को डिसओबे करते हैं, रिवोल्ट का झंडा लहराते हैं एंड सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मार देते हैं। अपने साथियों को रिहा करवाकर वो आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे वो अपने इस मिलिट्री स्टेप को एक पॉलिटिकल रूप दे सकें ताकि उनका रिबेलियन थोड़ा सक्सेसफुल और सस्टेनेबल हो पाए। तो इसी उपलक्ष्य में वो सब डिसाइड करते हैं कि दिल्ली चलो। वहाँ मुग़ल बादशाह, जो कि इस टाइम पे कम्प्लीटली ब्रिटिश कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट था, उसको बोलेंगे कि वो हमारे विद्रोह की कमान संभाले, हमारे विद्रोह को एक पॉलिटिकल सिंबल प्रोवाइड करे। तो अगले दिन 11 मई की सुबह रिबेल स्पॉयस पहुंचते हैं दिल्ली एंड दे एंटर रेड फोर्ट। देयर they appeal to the aged Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to become their leader and give legitimacy to their cause. Now, Bahadur Shah Zafar, though reluctant to become a party, much less resume its command, ultimately agrees when pressurized by the rebel spoils. With this, the rebel spoils proclaim Bahadur Shah Zafar to be the Shahanshah Hindustan or the emperor of the entire Hindustan. This step gives a political meaning to the revolt. Now, how to proceed ahead? सबसे पहले तो अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए स्पॉयस एक काउंसिल बनाते हैं, एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि उनके लीडर जनरल बख्त खान द्वारा हेड की जाती है। जनरल बख्त खान
मेरठ के स्पॉयस के लीडर थे। एक्चुअली ये जनरल नहीं थे, ही वॉज सिंपली अ सूबेदार इन दी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, लेकिन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन्हें जनरल का टाइटल मिला। यही काउंसिल रिबेल्स के बिहाफ पे डिसीजंस लेती थी, लेकिन उन सब डिसीजंस को मुगल एम्परर के नाम पे एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट डिसीजंस आर टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बट दोज डिसीजंस दे आर एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ उसी तरह का सिस्टम। अब मुगल एम्परर देश के डिफरेंट राजाओं, नवाबों और रूलर्स को अपील करते हैं कि वो सब भी अंग्रेज़ों की गुलामी करना बंद करें और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस जंग में उनका साथ दें। कुछ लोकल रूलर्स तो इस अपील को इग्नोर कर देते हैं, बट काफ़ी सारे डिस्पोजेस्ड रूलर्स एंड ट्रेडिशनल रूलिंग एलीट्स लाइक ज़मींदार्स, तालुकदार्स रिवोल्ट में शामिल होते हैं। इनिशियल सक्सेस को देखकर काफ़ी सारे और आर्मी रेजिमेंट्स भी रिबेल कर देते हैं, प्लस दे वर जॉइंड बाय लार्ज सेक्शंस ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन, पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। इस तरह से रिवोल्ट कुछ ही समय में पूरे नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में फैल गई। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, बरेली एंड आरा, these were the storm centers of the revolt। अब रिवोल्ट तो पूरे नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडियन रीजन में फैली हुई थी। ये सेंटर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स इमर्ज हुए जो रिवोल्ट को एक दिशा देते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली में रिवोल्ट की नॉमिनल कमांड थी बहादुर शाह जफर के हाथ में, while the real command was in the hands of स्पॉय लीडर बख्त खान। कानपुर में पेशवा बाजीराव टू's adopted son नाना साहेब assumes command and he was assisted by his able guerrilla commander तांतिया तोपे। झांसी का तो आप सबको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर हर राइट्स, हर ऑनर एंड हर पीपल। कानपुर की डिफीट के बाद तांतिया तोपे झांसी आ जाते हैं और रानी झांसी की मदद करते हैं। यूपी का अवध रीजन सबसे हॉट रीजन था रिवोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ अवध की कैपिटल लखनऊ में आउस्टेड नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ बेगम हजरत महल रिवोल्ट को लीड करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन बिरजिस कादर। अवध के ही एक और इम्पॉर्टेंट शहर फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला वॉज द लीडर। बरेली में रिवोल्ट के लीडर थे खान बहादुर खान, जो कि यूपी में रोहिलखंड रीजन की अर्स्टवाइल रूलिंग एलीट फैमिली से थे। बिहार के आरा में एक डिस्पोजेस जमींदार कुंवर सिंह रिवोल्ट को लीड करते हैं। गाइस, ये सब सेंटर्स तो आम हम हर बुक और कोर्स में पढ़ते हैं। इनके अलावा आप एक और नाम याद रखेंगे, मांडला इन एमपी। यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह लीडरशिप वॉज अज्यूम्ड बाय रानी अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़। Now this fact is important because it is given in the NCERT. Now, after discussing how the revolt spread to different centers, हम आते हैं इसके suppression पे। दिल्ली क्योंकि नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट था, तो ब्रिटिश ने भी पहले दिल्ली के ऊपर ही फोकस किया। Delhi was recaptured under the command of John Nicholson in September 1857. Here, the role of Captain Hodgson is important as it was he who arrested Bahadur Shah Zafar and killed his sons. Slowly, other centers were also taken over. Ara was taken over by British under the command of William Taylor. झांसी was recaptured by Sir Hugh Rose. यहाँ रानी लक्ष्मीबाई died on the battlefield while fighting against the British in June 1858. Later, Sir Hugh Rose रानी झांसी की तारीफ में कहते हैं कि here was the woman
who was the only man among the rebels. कानपुर में रिवोल्ट काफ़ी लंबा चला. Initially, it was held on by Hugh Wheeler against the rebels under Nana Sahib. However, the entire British force in Kanpur was murdered after promising them the safe exit. उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर हैवलॉक आते हैं कानपुर को रिलीव करने. कॉन्सिक्वेंटली नाना साहेब नेपाल एस्केप कर जाते हैं. लेकिन जब हैवलॉक लखनऊ में हेनरी लॉरेंस को हेल्प करने के लिए जाते हैं तो ही इज़ नॉट एबल टू टेक लखनऊ. इन द मीनवाइल हेनरी लॉरेंस की भी लखनऊ में डेथ हो जाती है. अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नए कमांडर इन चीफ कॉलिन कैम्पबेल खुद चार्ज लेते हैं एंड कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद एंड बरेली को रिकैप्चर करते हैं. इस तरह से बाय मिड 1859 the revolt was completely suppressed and the British control was re-established. तो ये था सफ़र रिवोल्ट ऑफ 1857 के इवेंट्स का. Now before we finish this topic, आइए जल्दी से reasons for the failure of the revolt देख लेते हैं. सबसे पहले तो इसका लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड. हालांकि रिवोल्ट पूरे नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में फैली थी एंड ये काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया था, लेकिन फिर भी देश का काफ़ी हिस्सा लाइक बॉम्बे, राजपूताना, मद्रास वर कम्प्लीटली अनअफेक्टेड. इन फैक्ट मद्रास एंड पंजाब एलिमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक्चुअली हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट. Then the revolt did not see the participation of all the sections of Indian society. Educated middle classes did not participate. Local rajas and others who had benefited from the British rule, they also did not participate. Thus, general participation of all was missing. Next, अब ये जाहिर सी बात है कि रिबेल्स के पास मॉडर्न आर्म्स एंड इक्विपमेंट नहीं थे. हाँ, स्पॉय म्यूटिनी करते वक्त जितना हो सके अपनी रेजिमेंट से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ले आए थे, पर वो हैवी इक्विपमेंट लाइक आर्टिलरी तो नहीं ले जा सकते थे. एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश के पास उस ज़माने के हिसाब से अबंडेंट सप्लाई ऑफ मॉडर्न वेपन्स थी. नाउ अगेन रिबेल्स वर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड. दे वर मोर लाइक आर्म्ड बैंड्स रादर देन अ डिसिप्लिन्ड आर्मी, and their actions were completely uncoordinated. Similarly, they had no unified ideology. उनके अलग अलग motives थे for joining the rebellion. Moreover, उनके पास कोई ऐसा common plan नहीं था to bring in an alternative system जो कि ब्रिटिश राज को रिप्लेस करेगा after the successful revolt. एक ब्रिटिश हिस्टोरियन इस चीज़ को बहुत सुंदर वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं. वो कहते हैं, यूनाइटेड इन डिफीट द रिबेल्स वुड हैव फॉलन एट ईच अदर्स थ्रोट्स इन विक्ट्री. लास्टली द रिबेल्स लॉस्ट because they were facing the most powerful nation in the world at that time with extensive supply of men and material and access to modern means of transport and communication. So this is why we lost the so-called First War of Independence. Guys, याद रखें, individual bravery and courage rarely ही spirited team action के against succeed करते हैं. And that was also the कहानी of revolt of 1857. So इस वीडियो में हमने स्टडी किया the course of revolt of 1857. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेचर के बारे में डिबेट करेंगे. तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सेफ रहें एंड इम्पॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें. दैट्स ऑल फ्रॉम चेतन भारत लर्निंग. थैंक यू.